हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, कल है 26 नवंबर। कल के दिन पूरा भारत देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। हर साल की भांति इस बार भी पूरा जोरों शोरों से धूमधाम से संविधान दिवस मनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार इस बार ऐलान कर चुके हैं कि संविधान दिवस के शुभ अवसर पर, शुभ उपलक्ष्य पर एक विशेष सत्र चलेगा संसद में। और यहीं तक नहीं साथियों, बल्कि भारत सरकार के द्वारा यह भी घोषणा कर दिया गया है कि इस बार संविधान दिवस के शुभ अवसर पर संविधान का पाठ के साथ साथ संविधान के प्रस्तावना को लेकर, संविधान के प्रस्तावना को पाठ करते हुए एक संविधान प्रस्तावना पथ यात्रा निकाले जाएंगे, जो साथियों इंडिया गेट के समीप यात्रा निकाले जाएंगे। और करीब 10,000 से अधिक युवा लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। तो साथियों, कल का दिन बड़ा खास हो जाता है और हमारे भारत देश में रहने वाले तमाम नागरिक जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर आस्था रखते हैं, जो संविधान पर भरोसा करते हैं, जो कानून को मानते हैं, उनके लिए कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत बड़ी खुशी का भी दिन हो जाता है। लेकिन खुशी का दिन तब सही मायने में उचित माना जाएगा जब देश का नागरिक, देश का लोग, देश के हर कोने में रहने वाले, चाहे वो गरीब तबके का लोग हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी लोग संविधान का असली मायने, असली अर्थ समझे, संविधान में जो हक अधिकार दिया गया उनके बारे में जाने। उनके बारे में जब तक लोग नहीं जानता है तब तक समझ लीजिए कि संविधान दिवस मनाना ये व्यर्थ की बात है। इसलिए साथियों, आज के इस वीडियो बड़ा खास होने वाला है और इस वीडियो में आपको हम संविधान का वो पूरा बेसिक जो हमारी राइट्स है, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में दिए गए हैं, जो हमारी मूलभूत जो अधिकार है, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ संविधान का बनने का पूरा इतिहास के बारे में भी हम चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो साथियों बड़ा खास हो जाता है और आप लोगों से मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि इसी प्रकार से वीडियो आप लोग को मिलता रहे। साथियों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको आज हम बताएंगे। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिससे पूरा देश की शासन व्यवस्था चलता है, जिसके द्वारा पूरा भारत देश चलता है, जिसके माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका काम करता है। यह साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान एक ऐसा संविधान है जो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। एक ऐसा संविधान है जो संविधान भारत देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश बना दिया। एक ऐसा संविधान है जो 3,27,910 शब्दों में लिखा गया, जो अभी तक किसी भी देश का संविधान इतना लंबा लिखित संविधान नहीं है, इतना शब्दों में नहीं लिखा गया। चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफगानिस्तान हो, चाहे जापान हो, किसी भी देश का संविधान इतना शब्दों में नहीं लिखा गया जितना संविधान हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 3,27,910 शब्दों में लिखा। एक ऐसा सुंदर सा संविधान लिखा जिसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी हक अधिकार दिया गया।
तो चलिए साथियों, इसी संविधान का हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ पृष्ठभूमि को देखेंगे, कुछ इतिहास को देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, संविधान लिखने के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा की गठन हुआ और संविधान सभा का जब गठन हुई तो संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत हुआ। 9 दिसंबर 1946 से जो है हमारा भारत देश का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरुआत हुई। संविधान सभा में भी जो है कई सारे एक कमेटी बनाई गई, छोटे छोटे समिति बनाया गया। जिस समिति में एक समिति था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था देश का संविधान लिखना। पूरा संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन संविधान सभा में जो प्रारूप समिति था उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति का यह काम था कि देश का संविधान लिखना, और देश का संविधान लिखने का पूरा कारोबार किसके ऊपर आ पड़ा? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हाथों पे आ पड़ा। बाबा साहेब अंबेडकर जी को भारत का संविधान इसलिए लिखने का मौका मिला क्योंकि पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर जी थे। पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा कानून का जानकार व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर जी थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत देश का संविधान को लिखने के लिए महात्मा गांधी बहुत सारे देश की दौरा किए, क्योंकि अंग्रेज का मानना था, कहना था कि जब तक भारत के लोग अपना देश का कानून, अपना देश का संविधान ना बना ले तब तक मैं यहां से छोड़ के नहीं जाऊंगा। महात्मा गांधी सभी देश दौरा करने लगे, सभी देश के बारे में जितना संविधान था उस संविधान के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगे, संविधान को ग्रहण करने लगे। लेकिन जहां भी महात्मा गांधी जाते थे, महात्मा गांधी को एक ही चीज बोलते थे कि आप भारत से चलकर हमारे देश आए हैं संविधान के बारे में जानकारी लेने के लिए। कानून का विधाता तो आप ही का देश में है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में साथियों बोल रहे थे, जाओ बाबा साहब अंबेडकर से मिलो, वो कानून का जानकार है, कानून का सबसे बड़ा जो है वो योद्धा है, अब उनसे मिलो। महात्मा गांधी को चारों तरफ से यही आवाज निकल रहा था कि आप ही का देश में संविधान लिखने वाले मौजूद है और आप जो है यहां वहां भटक रहे हो। महात्मा गांधी साथियों वापस आ गया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी एक अछूत परिवार से थे, छोटी जाति से थे। उसके हाथों द्वारा संविधान को अगर लिखे जाते तो पूरा देश अछूत हो जाता। तो ये इन लोगों को तो भैया पचता नहीं। इसलिए साथियों इन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं घुसने के लिए कई सारे साजिशें किए गए। मैं थोड़ा सा ये सब बता दे रहा हूं थोड़ा डीपली से, बोरिंग मत हो जाइएगा। इसके बाद हम मेन पॉइंट में भी आएंगे। संविधान सभा में घुसने के लिए संविधान कैसे लिखा जाएगा, संविधान कैसे बनेगा, कौन कौन लोग संविधान सभा में होगा, इनके लिए साथियों मनुवादियों ने एक नियम बना दिया कि संविधान सभा में वही लोग आ सकते जो चुनाव जीत के आएंगे, और चुनाव की एक प्रक्रिया बना दिया गया। और बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान सभा में नहीं घुस पाने लगे क्योंकि चुनाव में जो है बाबा साहब अंबेडकर जी को बार बार हरा दिए गए। अंत में साथियों
पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लीगों ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने जीते हुए सीट के माध्यम से जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा। और साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में घुसा तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास इतना नॉलेज था, इतना ज्ञान था कि वो जब बोलना शुरू किए तो सभी का बोलती बंद हो गया। उसके पास इतना नॉलेज कूट कूट के भरा हुआ था कि किसी को ये पावर ये नहीं था कि देश का संविधान उसके अलावा कोई लिख सके। क्योंकि साथियों, देश का संविधान लिखने का मौका तो मोतीलाल नेहरू को भी मिला था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा था जो संविधान को जो है अंग्रेजों ने कह दिया था ये संविधान नहीं बल्कि ये नेहरू रिपोर्ट है। अब सभी को पता होगा जो संविधान में प्रावधान करके गए थे मोतीलाल नेहरू कि इस देश में वोट वही दे सकता है जो राजगिरा से बिलोंग करता हो और जो बीए बीएससी किया हो, वही लोग वोट दे सकता है। अब बताइए उस समय हमारे समाज के लोग कितना लोग बीए बीएससी किए थे भैया? कौन राजगिरा से बिलोंग करते थे? हमारे लोगों को तो सब हक अधिकार तो छीन के रखा हुआ था, यानी हम लोगों को साथियों पूरा वोट देने का अधिकार ही छीन लिए थे मोतीलाल नेहरू। इसलिए उस संविधान को जो है छिछा लीदर किया गया, उस संविधान को फाड़ दिया गया, उस संविधान को जला दिया गया और अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि जैसा चाहते हैं नेहरू जी वैसा नहीं चलेगा, ये कोई संविधान नहीं बल्कि ये नेहरू रिपोर्ट है। तो अंग्रेजों को भी लग रहा था कि इन लोगों द्वारा अगर संविधान लिखा जाए तो ठीक ठाक नहीं होगा भैया, ये लोग अपने पक्ष में संविधान लिखेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जब बोलना शुरू किया संविधान सभा में तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिवा कोई नहीं टिका कि संविधान उसके अलावा कोई लिख सके। इसीलिए उसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए। संविधान लिखने का पूरा कारोबार बाबा साहब अम्बेडकर के पास आ चुके हैं। और फाइनल साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को लिखना शुरू किया और उस संविधान सभा में संविधान में कुछ आर्टिकल जब लिखे जाते थे तो उस आर्टिकल पर बहस होता था। लंबे लंबे समय तक कुछ बहस चलता था जिसको सत्र कहते हैं हम लोग। जो कुल साथियों 11 सत्र चलाए गए। 11 सत्र में कुल समय जो लगा, अगर संविधान लिखने में कुल सत्र कितना लगा तो सत्र की बात किया जाए तो कुल 11 सत्र को चलाने में कुल 165 दिन जो है समय लिया। और पूरा फाइनल जो है भारत का संविधान जो है लिखकर 2 साल 11 माह 18 दिन में कंप्लीट कर दिए गए। भारत का संविधान जब लिख के तैयार किए गए तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इस संविधान को प्रस्तुत किए गए और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में रहने वाले लोग इस संविधान को स्वीकृत किए, अडॉप्ट किए। साथियों, ये भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर जब तैयार हो गया तो उसी दिन जो है कुछ आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका था। लेकिन बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के रहने वाले थे उसका नागरिकता तय करना था, या भारत के लोग जो पाकिस्तान में थे उनकी नागरिकता तय करना था। इसीलिए भारत के संविधान का भाग नंबर 2 में जो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, नागरिकता की जो बात करता है, उस आर्टिकल को सबसे पहले लागू कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को ही जो है यह आर्टिकल लागू हो गया। संविधान का भाग नंबर 2 पूरा भारत के संविधान को देश में लागू नहीं किया गया उस समय, सिर्फ भाग नंबर 2 को जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। बाकी बात पूरा देश का हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको हम
रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब एक ऐसा देश जिस देश में लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, जहां चुनाव की प्रक्रिया चलता हो। तो 26 जनवरी 1950 को जो है पूरा भारत देश का संविधान लागू किए गए। तो कल संविधान दिवस है। तो कल संविधान दिवस इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान लिख के तैयार किए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। इसलिए साथियों कल के दिन संविधान दिवस मनाया जाएगा। अब जो हम थोड़ा सा संविधान में जो कुछ हमारे हक अधिकार दिए गए हैं उस हक अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। साथियों हमारा जो भारत का जो संविधान है उस भारत के संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमें राइट्स दिए गए हैं। उस राइट्स के बारे में हमें जानना बहुत बेहद जरूरी है। मेनली साथियों हम जो है संविधान के 3 भाग पर हम चर्चा करेंगे। एक साथियों भाग नंबर जो है 3 पर, संविधान का भाग नंबर 3। एक साथियों संविधान का भाग नंबर 4 और एक साथियों संविधान का भाग नंबर 20। इस भाग के बारे में साथियों विशेष चर्चा करेंगे। अभी क्यों करेंगे अभी आप सभी को पता चल जाएगा। संविधान का भाग नंबर 3 में साथियों हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जिसको हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं, जो इसमें आर्टिकल साथियों 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर जी दिए हैं। संविधान का भाग नंबर 4 साथियों आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, जो साथियों फंडामेंटल राइट्स से ही जो है मिलता जुलता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को ये लागू कराने वाला ये आर्टिकल बन जाता है, ये भाग बन जाता है। इसलिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और संविधान का भाग नंबर 20 साथियों इसमें जो है एक आर्टिकल है 368 जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए साथियों इसी मेनली जो है 3 भाग पर और इसमें जो दिए गए आर्टिकल है इन पर हम चर्चा करेंगे, इसमें क्या कुछ बातें किए गए हैं। साथियों आप सभी को पता होगा कि हमारा भारत देश के जो शोषित वंचित समाज जो मूल निवासी है इनके साथ काफी समय से जो है हर हक अधिकार को छीन के रखे गए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के मूल निवासियों के लिए और देश के मूल निवासियों के लिए नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी मौलिक अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स दिया। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार जो पूरा सख्ती से किसी भी नागरिक के ऊपर लागू होता है, और एक मौलिक अधिकार में इतना सख्ती होता है कि इस मौलिक अधिकार को कोई देश की सरकार नहीं छीन सकता है। एक ऐसा मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार चाहे जितनी भी बड़ा पावर लगा ले लेकिन उस मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। अकदम लोगों के जिंदगी जीने के लिए जो हक अधिकार लोगों के लिए अकदम जरूरी है, वैसे जरूरी चीजों को, जरूरी अधिकारों को जो है मौलिक अधिकार में बाबा साहब अम्बेडकर जी हम लोग को दिए। और वो मौलिक अधिकार साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान का भाग नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स जिसमें है मौलिक अधिकार, उसमें 12 से लेकर 35 तक उल्लेख किए गए हैं कि देश के नागरिकों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार होगा, जो अधिकार ना कोई जनता ना कोई सरकार छीन सकता है, कोई पब्लिक नहीं छीन सकता है। सभी को शान से जिंदगी जीने का अधिकार है। इसमें साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए।
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर जी ये जब 6 मौलिक अधिकार हम सभी को दिया तो हमारे देश के करोड़ों नागरिकों को, देश के मूल निवासियों को जो हजारों साल से जो हमें अंधकार में रखे गए थे, हर अधिकार जो छीन कर रखे गए थे, वो हक अधिकार एक झटके में मुझे मिल गया, हम सभी को मिल गया। तो हम सभी को फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर जी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो दिए गए हैं, इस आर्टिकल में समाहित किए। इस आर्टिकल में हमें फंडामेंटल राइट्स दिया। हम देश का सभी नागरिक, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में कहा गया कि सब एक है, समता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। यहां किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम सब एक हैं, यहां कोई ऊंच नीच नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों हमें सबसे पहले समता का अधिकार दिया, हमें स्वतंत्रता की अधिकार दिया, हम सभी को अभिव्यक्ति की आजादी दिया, हम सभी को आजाद से रहने का आजादी दिया, कहीं भी आने जाने की आजादी दिया, कहीं भी व्यापार करने की आजादी दिया, कहीं भी बसने का अधिकार दिया। हमें एक स्वतंत्रता का अधिकार दिए बाबा साहब अम्बेडकर जी, शान से जिंदगी जीने का अधिकार दिए बाबा साहब अम्बेडकर जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया। जो इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने हमें, देश के नागरिकों को शिक्षा से वंचित कर दिया, उन सभी लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया, संस्कृति का अधिकार दिया, सभी लोगों को अपने अपने कस्टम कल्चर को मानने का अधिकार दिया, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। कई सारे साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें मौलिक अधिकार दिए। जो साथियों मौलिक अधिकार के बारे में एक्चुअली हम कई सारे वीडियो बना चुके हैं, उस फंडामेंटल राइट्स का वीडियो को आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो लिंक पूरा हम डाल देंगे। सारे अनुच्छेद पर चर्चा करना एक एक करके संभव नहीं है, हम संक्षेप में अभी थोड़ा चल रहे हैं। तो संविधान का जो भाग नंबर 3 है, वो भाग नंबर 3 देश के नागरिकों के लिए सभी हक अधिकार के बारे में हमें फंडामेंटल राइट्स में बाबा साहब अम्बेडकर जी समाहित कर दिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी लिख दिए कि देश के नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार होगा। ये साथियों फंडामेंटल राइट्स में हमें प्रावधान किए गए। बस इसी संविधान की भाग 3 के जैसा ही संविधान का भाग नंबर 4 है, जो भाग नंबर 4 में कहता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब यह साथियों, आपको हम सिंपल साधारण भाषा से समझा रहे हैं कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स, जो हमें मौलिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी दिए, उस मौलिक अधिकार में मान लीजिए आपको अधिकार दिया गया शिक्षा की अधिकार। तो शिक्षा की अधिकार आपको है, तो शिक्षा आप ग्रहण कहां करेंगे? आप कहां करेंगे? विद्यालय में। तो विद्यालय कौन बनाएगा? यह साथियों मेनली चर्चा किया गया है संविधान का भाग नंबर 4 में। संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, उस फंडामेंटल राइट्स को पूर्ति कराने के लिए काम करने का काम कौन करेंगे? तो संविधान का भाग नंबर 4 में उल्लेख किया गया है कि सरकार काम करेगा। मान लीजिए देश के नागरिकों को जीवन जिंदगी जीने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, निजता का अधिकार है।
तो भैया जीवन जीने का अधिकार है, तो जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए? राशन पानी चाहिए भैया, घर मकान चाहिए। तो घर मकान कौन देगा? तो ये भाग नंबर 4 में संविधान में जो है उल्लेख है। ये साथियों आर्टिकल 36 लेकर 51 तक पढ़ेंगे तो इसमें सरकार का जो कामों का कर्तव्य बताया गया है कि सरकार का कर्तव्य क्या होगा, सरकार का काम क्या होगा देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए। यानी साथियों संविधान का भाग नंबर 4 जो है लोक कल्याण की बात करता है कि देश की जनता है, वो देश की जनता के लिए क्या क्या सारी व्यवस्था जो है होनी चाहिए, उन सारी व्यवस्था को पूर्ति कराना संविधान का भाग नंबर 4 में उल्लेख है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा हम लोग को मिलेगा। मान लीजिए किसी को यह अधिकार है स्वस्थ रहने का, कोई बीमार गिर जाता है, वो हॉस्पिटल चला जाता है कि नहीं, तो हमें स्वस्थ रहने का अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 21 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी हॉस्पिटल में वो इलाज करा सकता है और हॉस्पिटल वाले जो है सरकार ये व्यवस्था करेगी कि उसको निःशुल्क में जो है उसका इलाज करे। तब बताइए निजता का अधिकार तो आर्टिकल 21 में है जो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हॉस्पिटल होनी चाहिए, दवा सुवा व्यवस्था होनी चाहिए। वो कौन काम करेंगे? तो सरकार करेंगे। सरकार उसके लिए क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। सरकार उसके लिए हॉस्पिटल बनाएगा, दवा सुवा का व्यवस्था कराएगी। तो ये साथियों जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स को जो है लागू कराने का काम जो है संविधान का भाग नंबर 4 करता है। रोटी कपड़ा मकान यही ना चलता भैया देश में लड़ाई, देश की सरकार इसी 3 पर काम करता है। तो रोटी कपड़ा मकान स्वस्थ बेरोजगार जो है उसको रोजगार देना, ये सब मुद्दे पर चर्चा काम करती है सरकार। तो ये सारी चीज जो है सुनिश्चित कराना जो है संविधान का भाग नंबर 4 में उल्लेख है। जो लोगों का जो है मान लीजिए सपोज दैट संविधान का भाग नंबर 3 में जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, वो मौलिक अधिकार में किसी व्यक्ति को जो है मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है और दिव्यांग व्यक्ति को जो भी है उसको भी जिंदगी अच्छा जीने का अधिकार है। तो दिव्यांग के लिए जो है यहां स्पष्ट जो है संविधान का भाग नंबर 4 में जो है ये उल्लेख किया गया है कि दिव्यांग के लिए भी जो है सरकार अलग से व्यवस्था करेगी। सरकार उनके लिए 4 पहिए 2 पहिए जो भी होता है व्यवस्था वो करेगी, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेगी, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए एक अलग से व्यवस्था करेगी। तो ये जो है ना शिक्षा का अधिकार मान लीजिए यहां दिया गया है अगर मौलिक अधिकार में, तो शिक्षा उसको पूरा पूर्ति कराने के लिए ये संविधान का भाग नंबर 4 के तहत वो काम करेगा। तो इस प्रकार से साथियों संविधान का जो भाग नंबर 3 और 4 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साथियों हम थोड़ा आ जाते हैं संविधान का भाग नंबर 20। संविधान का भाग नंबर 20 में साथियों आर्टिकल है 368। यह आर्टिकल 368 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अमेंडमेंट की बात करता है, संविधान में संशोधन की बात करता है। देखिए संविधान का संशोधन का अर्थ ये नहीं होता कि संविधान पूरा गलत है भैया उनको संशोधन कर दो, उसको हटा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं। सभी लोग इसको नेगेटिव सेंस से देखता है, नेगेटिव तौर पर इसको देखता है, लेकिन ऐसा नहीं। संविधान में संशोधन का भी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी दिए तो बहुत अच्छा की, क्योंकि साथियों संविधान में संशोधन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि समय समय के अनुसार से देश में काफी चीजें डेवलपमेंट कर रहा है, देश में काफी कुछ विकास हो रहा है, देश काफी तरक्की कर रहा है और तरक्की के हिसाब से देश में काफी कुछ जो है बदलाव भी हो रहा है और बदलाव के हिसाब से देश में जो है नए नए कुछ नियम प्रावधान जुड़ना चाहिए। अब उसके लिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संशोधन का उपाय दिया ताकि संविधान में कुछ जोड़ सके, संविधान में खाली तोड़ नहीं सके बल्कि जोड़ भी सके, तो जोड़ना भी जो है संशोधन कहलाता है। अब लोग कहते हैं कि संविधान है गलत इसलिए इसमें बार बार अमेंडमेंट हो रहा है। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता भैया, संशोधन का मतलब ये नहीं होता है कि संविधान में जो आर्टिकल है उसको खत्म कर दिया जा रहा है, नहीं। संशोधन का अर्थ यह भी होता है कि समय के अनुसार काफी कुछ बदल रहा है, हमारे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, हमारा सोसाइटी चेंज हो रहा है, सोसाइटी के हिसाब से हर कुछ चेंज हो रहा है, काफी कुछ बदलाव हो रहा है, बदलाव के हिसाब से नियम भी चेंज हो रहा है, कानून भी थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, तो उसके हिसाब से कुछ कुछ चीजों को इंक्लूड कर देना, जोड़ देना संशोधन कहलाता है। तो ये साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बाबा साहब अम्बेडकर जी आर्टिकल 368 में जो है हमें अधिकार दिया
तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है हमें भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ संविधान के भाग नंबर 4 में जो है राज्य की नीति नीति तत्व में जो है हमें कई सारे अधिकार दिए हैं। आर्टिकल 368 में जो है संशोधन का अधिकार दिया गया। और साथियों, अगर सरकार अगर नागरिकों को राशन दे रहा है, बिजली दे रहा है, घर दे रहा है, तो ये मत कहिए कि सरकार दे रही है। सरकार एक माध्यम है, बाकी बात ये दे कौन रहा है? भारत का संविधान दे रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी दे रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ये आर्टिकल में चर्चा करके गया कि ये सरकार को करना ही पड़ेगा। एक आर्टिकल 13 है, एक आर्टिकल 13 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिया है उसमें से जो आर्टिकल 13 है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 में साफ तौर से कहा गया है कि देश में कोई ऐसा नियम कानून नहीं रहेगा और सरकार कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट साथियों, ये आर्टिकल 13 में ये उल्लेख किया गया। और यही साथियों आर्टिकल अगर 32 देख लिया जाए, इसी में से आर्टिकल 32 में यह साफ तौर से कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार छीना जाता है, किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो वैसे कंडीशन में वी कैन अप्रोच कर सकता है, वो अप्रोच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। मान लीजिए किसी का मौलिक अधिकार छीना गया, मान लीजिए आपका निजता का अधिकार खत्म हो गया, आपका अभिव्यक्ति का अधिकार आपका कोई छीन लिया, आपको बोलने का अधिकार है, स्वतंत्र है आप बोलने का ही अधिकार छीन लेगा, तो आप साथियों आर्टिकल 32 के तहत जो है कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको शिक्षा का अधिकार छीन लेगा, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी मौलिक अधिकार में हमें अधिकार सुनिश्चित करके गया। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जितने सारे फंडामेंटल राइट्स है मैंने इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारा फंडामेंटल राइट्स को आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अंत में साथियों मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत को जो है कौन सा आर्टिकल के तहत जो है समाप्त किया गया है? ऑप्शन दे रहा हूं, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17। साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जय भीम, जय संविधान।